वो समय दूर नहीं जब टीएमसी तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक शास्त्र के इतिहास के पन्नों में समा जाएगी। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तृणमूल का समर्थक नहीं हूं इस कारण, और ना ही इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस राष्ट्र विरोधी पार्टी है, बल्कि जो चीजें एक सर्वेक्षण से सामने आ रही हैं उसके आधार पर मैं बातें कह रहा हूं। आज कितने लोग जानते हैं कि जनता पार्टी नाम की एक पार्टी हुआ करती थी? कल को जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, ये पार्टियां भी राजनीति शास्त्र के इतिहास के पन्नों में समा जाएंगी। लेकिन आज बात होगी तृणमूल कांग्रेस की। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह, और जैसा कि मैं इस थंबनेल के माध्यम से कन्वे कर रहा हूं कि ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी इज नर्वस विथ हर डिफीट बट शी इज श्योर अबाउट हर एग्जिट। अब आप कहेंगे कि कोई आदमी अपने एग्जिट को लेकर कैसे श्योर हो सकता है? इसको मैं दूसरी भाषा में समझाता हूं। कोई भी व्यक्ति किसी जगह पर काम करने वाला कभी अपने रिटायरमेंट को लेकर के ऐसा नहीं होता कि मैं रिटायर होने वाला हूं, श्योर नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि जब किसी फल का समय पूरा हो जाता है तो कोई उस पेड़ पे पत्थर मारे या ना मारे, आंधी तूफान का झोंका आए या ना आए, फल पक जाने के बाद स्वतः ही जमीन पर गिर जाता है। जैसे जनता दल यूनाइटेड का फल पक चुका है, बस ये आखिरी दाव है। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड राजनीति शास्त्र के इतिहास के पन्नों में समा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तृणमूल कांग्रेस, और ऐसा मैं कोई अपने मन से बलात् इसको आरोपित करके नहीं कह रहा हूं, ये आकलन है। और ये आकलन दोनों ही परिस्थितियों में होगा। अगर टीएमसी सत्ता में वापस आती है तो भी, और अगर नहीं आती है तो भी। दोनों ही अर्थों में टीएमसी, जिसे कह सकते हैं कि फिनिश्ड गेम है। लेकिन अभी मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं उसका आधार है, जैसे अब मैंने 4-5 पार्टियों का नाम मैं ले सकता हूं जो आज एक दो लोग उसको खींच तीर करके चला रहे हैं। अब राजद जो है लालू के बाद खत्म, वो उस मुल्ले मुलायम के बाद समाजवादी पार्टी अभी थोड़ी बहुत टिकी हुई है, लेकिन ये भी अब धीरे धीरे करके, ठीक है मुसलमानों का, यादवों का वोट रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो जिसे कहते हैं कि इट विल गो इनटू ऑब्लिवियन। ऑब्वियस है इस तरह की पार्टियां क्यों चली जाती हैं ऑब्लिवियन में और क्यों खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इनका जो जनाधार होता है वो परिवारवाद पे, एक व्यक्ति पे आधारित होता है, इसलिए खत्म हो जाती है। कांग्रेस इतने लंबे समय के बाद भी, एक परिवार पर आधारित होने के बाद भी इतने लंबे समय तक इसलिए चल पड़ी क्योंकि कांग्रेस में संगठन का आधार रहा था। बीजेपी संगठन के आधार पर चल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं टीएमसी की, और मैं जो कह रहा हूं उसका आधार बताता हूं। मैंने कई पत्रकारों से, कई लोगों से वेस्ट बंगाल में बातचीत की। मैंने यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से बात करने का प्रयास किया। किसी भी तृणमूल कांग्रेस के नेता ने सामने आकर के किसी भी विषय पर बात करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्य कार्यालय है कलकत्ता में, वहां पर मैंने कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम अभी, मेरा प्रश्न भी बहुत था कि आर यू श्योर अबाउट योर विक्ट्री, आप कितने सीटों पे? मैंने कुछ प्रश्न पहले ही से बना रखे थे और फिर बातचीत की। लेकिन बोला कि नहीं, अभी हम इस तरह के किसी भी विषय पर बात नहीं करेंगे। मतलब क्यों नहीं करेंगे? बोला नहीं, हम कर ही नहीं सकते हैं। तो जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों का जो नर्वसनेस था वो तो सामने आया ही आया। इसके बाद जिन लोगों से, जो लोग फील्ड में दिन रात घूम रहे हैं, मेरे एक परिचित, मैं मित्र तो नहीं कहूँगा, मेरे परिचित, और मैंने जानबूझ करके कुछ मुस्लिम पत्रकारों से बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू पत्रकार थोड़ा बीजेपी के प्रति बायस हो सकता है, लेकिन मुस्लिम पत्रकार, जैसा मैं समझ पा रहा हूं कि वो अपना, अगर बायस होगा भी तो, क्योंकि एक जगह से ही तो मुझे ओपिनियन लेना नहीं था, कई लोगों से, मैं फील्ड में नहीं हूं, मैं आपके सामने आज इस वीडियो माध्यम से सामने हूं, और लोगों से मैंने फ़ोन पे बातचीत की, कुछ रिपोर्ट्स जो है टेलीविज़न के माध्यम से देखता रहा हूं। एक पत्रकार से जो मेरी बात हुई, एक मुस्लिम पत्रकार से, उसका कहना था कि वो मुर्शिदाबाद, साउथ दिनाजपुर, और क्या कहते हैं, मालदा, नादिया, इन सब जगहों पे पिछले 3-4 दिनों से वो घूमकर, आज ही वो बोला कि कल रात को ही लौटा हूँ, और उन सभी जगहों का मैंने पूछा कि देखिए, वो उसका कहना था कि मुर्शिदाबाद, मालदा, हल्दिया, इन जगहों पर बीजेपी जो है शायद एक भी सीट ना ला पाए।
लेकिन उसने कहा कि साउथ दिनाजपुर में पिछली बार भी 6 में से 3 सीटें आई थी, इस बार भी 3 आएंगी, लेकिन एक आध सीट बदल सकती है। जहां पर बीजेपी जीत हासिल की थी वहां पर तृणमूल। मैं इस तरह के सेफोलॉजिकल और प्रिडिक्शंस की बात अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि एक एक सीट की बात करना और वीडियो को बहुत लंबा कर देना होगा। हालांकि मैंने सब जगह का सर्वे भी नहीं किया है, लेकिन जो वहाँ और पत्रकारों से भी मैंने फीडबैक लिया, कुछ और लोगों से जो वहाँ पर बाहर से गए हैं उनसे जो फीडबैक लिया, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ अपना फीडबैक अलग अलग माध्यमों से सोशल मीडिया पर रखे हैं। तो जो बात मेरे सामने आ रही है और जिस बात को मैं कहने के लिए आज अपनी बातों को इस वीडियो माध्यम से साझा कर रहा हूँ, वो है कि ममता बनर्जी का एग्जिट जो है वो तय है। दोनों अर्थों में इसलिए तय है कि लगभग हर पत्रकार ने और हर व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर जिनसे मैंने बातचीत की, वो बहुत ही बेबाकी से एक बात कह रहे हैं कि टक्कर कांटे की है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी क्लीन स्वीप ले जा रही है। और दूसरी बात जो मैंने एक और करनी चाहिए कि क्या यूजीसी गाइडलाइंस कहीं कि ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में कहीं मायने रखती है, कहीं उसका कोई कोई चर्चा है? तो पूरे बंगाल में यूजीसी गाइडलाइन जो है इट इज़ नॉट एट ऑल इवन ए टॉकिंग वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स। और बजवर्ड और कह सकते हैं कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग नॉइज तो है ही नहीं इसका। वहाँ पर जो मुद्दा है वो बदलाव का ही मुद्दा है। बीजेपी निसंदेह रूप से अपने विकास और फिर एक बेटर प्रॉमिस, एक बेटर लाइफ की प्रॉमिस के साथ गई है। और नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो वहाँ पर निसंदेह रूप से बहुत हाई है। लेकिन ममता भी एड़ी चोटी का बल लगाए हुए है। दिक्कत क्या है, एसआईआर वगैरह के बावजूद भी जो टीएमसी के वोटर्स हैं, विशेषकर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, माइनॉरिटी वोटर्स हैं, वो भी टीएमसी के साथ हैं। वो जितने भी बाहरी लोग मुस्लिम वोटों को इधर तोड़ फोड़ करने के लिए आए हैं, उनके बावजूद मुसलमान जो है वो टीएमसी के साथ इसलिए रूटेड है, जैसा कि कुछ पत्रकारों का कहना है कि वो जान रहा है कि ये लोग जो वोट काट के ले जाएंगे तो ये बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएंगे, इसलिए वो टीएमसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात कि ममता को जिताने के लिए अभी वो कुछ लोग इसलिए भी बात नहीं कर रहे हैं कि अगर वो हमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर वो जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो भले वो अपने हेडक्वार्टर से ही सब जगह कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं बात कर लूं कि ममता का जाना क्यों तय है। एक तो ममता बनर्जी बीते 15 सालों से वहाँ पर मुख्यमंत्री है और उसने निसंदेह रूप से राष्ट्र विरोधी काम किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसी कारण से वो जा रही है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी काम करने का तो उसे एक तरह से कहले रिवार्ड ही देती रही है जो मुस्लिम पॉपुलेशन है। और फिर वैसे लोग जिनको इस राष्ट्र से उसी तरह से वास्ता नहीं है जैसे मुसलमानों को है, तो नेताओं का तो कोई मतलब वो कह सकते हैं कि जनता, राष्ट्र या फिर देश को लेकर के कोई मतलब कह सकते हैं कोई लगाव रहता नहीं है। ना ममता बनर्जी का है और ना ही नरेंद्र मोदी का है। इनको अपनी सत्ता बनाए रखनी होती है, इस नाते रहते हैं। तो समर्थन तो है, लेकिन जो लोग तृणमूल कांग्रेस के द्वारा सताए गए हैं उनको इस बार एक मौका मिला है कि हम अपना बदला ले सके। ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है और इसी पॉइंट को लगभग हर व्यक्ति हाईलाइट कर रहा है। और दूसरा, जिनको वोट देने का मौका कभी नहीं मिलता था उन्हें इस बार वोट देने का मौका मिलने जा रहा है। जिन्हें टीएमसी के जो गुंडे हैं वो रोक देते थे वो अब सामने आने वाले हैं। अगर मान लेते हैं कि जिसे कह सकते हैं वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में अगर ममता आ जाती है तो बीजेपी वही तैयारी करेगी, बीच में ही वो लंघी मारेगी और किसी न किसी कारण से जो पहले वो कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाई थी, एक स्लाइटेस्ट प्रिटेक्स्ट पे इसकी संभावना भी लोग जता रहे थे कि अगर इस बार मार्जिन बहुत नैरो होगा, 294 जो सीटें हैं और जिसके लिए पहले फेज 23 अप्रैल को 152 और 29 को 142 में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें मेजोरिटी मार्क के इर्द गिर्द ही, चाहे वो बीजेपी आए तो भी और तृणमूल आए तो भी, किसी को मतलब एबव, फार एबव मेजोरिटी नहीं मिलने वाला है। उस केस में अगर ममता बहुत थीन मार्जिन के साथ मेजोरिटी में अगर आ जाती है, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो फिर बीजेपी जो अब तक
वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाने से बचती रही है, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करेगी कि ममता को ज़बरदस्ती हटा दिया जाए और बीच में फिर डिफेक्शन की भी बात होगी, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं एक जो मिली भगत की भी बात चल रही है, हैंड इन ग्लोव की भी बात चल रही है कि ठीक है कुछ दिन तुम सत्ता संभाल लेना और फिर हमें मौका देना कि हम तुम्हारी पार्टी को तोड़ करके। अब आप कहेंगे कि इतना मैं श्योर कैसे हूँ? ग्राउंड पे ये सारी बातें अगर हो भी रही हैं, देखिए कोई बात राजनीति में आप जिसे कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में कोई कुछ भी कहते सही होता है, मैं उस आधार पे नहीं कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे बहुत ही जिसके जिसको कहते हैं कि मतलब इट इज़ कमिंग वेरी लाउडली फ्रॉम अंडर द कारपेट, ये सारी बातें होने जा रही हैं। कहने का मतलब है कि अगर ममता जीत भी जाती है तो वो आने वाले 5 साल को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। बीच में कोई किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट में टीएमसी टूट जाएगी और नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और दूसरी संभावना है कि बीजेपी अगर लगभग नज़दीक रहेगी, दोनों ही पार्टियां अगर मेजोरिटी मार्क के नज़दीक रहती हैं तो फिर उसमें तो बीजेपी माहिर है, वो बाजी मार ले जाएगी। क्यों कह रहा हूं कि ममता जो है वो श्योर है अपने एग्जिट को लेकर के। अगर ममता सरकार बनाती है और बीच में तहलका मचा करके बीजेपी उसे एग्जिट कर देती है तो ममता अपने बल अपने दम खम पर जिस पार्टी को चला रही थी उसके बाद वो पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। बस वो एक टोकन रह जाएगा, जैसे कभी एक ज़माने में जनसंघ था वो बीजेपी बन गया, जनता पार्टी पूरी तरह ख़त्म हो गई, कितने पार्टियों में स्प्लिट कर गई और छोटे छोटे पार्टियां बनती चली गई और अलग अलग, और वो फिर जैसे कहते हैं ना कि पेपर बुलेट्स की तरह वो पेपर पार्टियां बन के रह गई हैं। तो टीएमसी का भी वही हो रहा है, किसी और राज्य में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। झारखंड में प्रयास किया, कोई एग्जिस्टेंस नहीं। गोवा में प्रयास किया, कोई एग्जिस्टेंस नहीं। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी टीएमसी अपनी पहुंच बस एक कह सकते हैं कि वो अपने बैनर के साथ पहुंची। बैनर से बियॉन्ड उसका कोई, देयर वॉज नो प्रेजेंस ऑफ टीएमसी बियॉन्ड इट्स बैनर्स। तो बैनर तो कोई कहीं भी लगा सकता है, 1-2 लाख रुपए खर्चा करके, कुछ करोड़ रुपए खर्चा करके पूरे देश में लगा सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं है। और ये श्योर है कि ममता किसी भी हाल में एग्जिट लेने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अब जो एक डेस्परेशन है लोगों में, वो डेस्परेशन जो है एंटी इनकम्बेंसी का नहीं है। वहाँ पर एक तरह से कह लें कि वो एक रिवेंज का है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक रिवेंज होता है, लेकिन उसमें रिवेंज का मात्रा कम होता है और बदलाव की चाहत अधिक होती है। और यहाँ पर रिवेंज में केवल और केवल रिवेंज होता है, नहीं, इसको हम नहीं देखना चाहते हैं। जैसे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी यही सामना करना पड़ सकता है अगर प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बदला गया तो, क्योंकि लोगों में एंटी इनकम्बेंसी का कोई भाव नहीं है। लोगों में है कि नहीं, ये मोदी जो हमारे समाज को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है उसे हम नहीं देखना चाहते हैं। और ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि डीप रूटेड, थिकली स्प्रेड एक ऐसा डीप सीटेड फीलिंग है जिसको कि आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ममता को लेकर के भी उनके काडर को छोड़ करके जो लोग विक्टिम हैं, वो जो विक्टिम समाज है वो आज बहुत मुखर है और अब वही काम करने जा रही है जो कल टीएमसी वाले करते थे। और इसमें गृह मंत्रालय का पूरा एक जिसे कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल है कि अगर सेंट्रल फोर्सेस बीजेपी समर्थकों को अगर ऐसा कुछ करने की इच्छा हो कि टीएमसी के लोग बूथ तक ना पहुंचें, जो कि तमाम जो जो चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि सारा मामला रिवर्स में जाने वाला है। जैसे एक समय की बात आपको बता दूं, जब ईवीएम से चुनाव होते थे, और जिन दिनों बैलेट पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो ईवीएम के चुनाव 2004 की बात मैं कर दे रहा हूं, तो लेफ्ट पार्टियां क्या करती थी कि वो इंश्योर करती थी कि हर वोटर जो है वो लेफ्ट को ही वोट दे के आएगा। इसलिए सबसे पहला जो वोटर होता था लेफ्ट का, वो जा करके और किसी मैकेनिज्म से, चूंकि सब कुछ उसके हाथ में था, लेफ्ट ही वहाँ पे थी, और चुनाव और हिंसा और वर्चस्व, बाहुबली, ये सारी चीज़ें उनको बखूबी आती थी। वो क्या करते थे कि एक स्ट्रॉन्ग इंक लगा देते थे उसमें, सॉरी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट लगा देते थे लेफ्ट वाले बटन पे, और हर बूथ पे करते थे वो। तो अगला जो भी आदमी जा करके अगर वो कांग्रेस का बटन दबाएगा या फिर बीजेपी का बटन दबाएगा या फिर किसी और पार्टी का बटन दबाएगा, तो उसकी उंगली पर उस सेंट नहीं आ पाएगा।
अगर वो उसको रिन्यू भी करते थे, जैसे कि एक आदमी गया और उसने एक बार लेफ्ट का बटन दबाया और वहाँ पर इंक का प्रिंट छोड़ के चला आया, और उसके बाद उनको मालूम था कि एक आने वाले कम से कम 50 या 100 वोटर तक लास्ट करने वाला है, और उसके बाद वो फिर दूसरी बार उसको रिन्यू कर देते थे उस सेंड को। तो इस तरह की तमाम चीज़ें होती थी। इसको कह सकते हैं कि इंश्योर करना कि हमारा ही वोट पड़े। और दूसरा होता है कि भाई हमारे लोग रहें और सिर्फ हमारे लोग ही लाइन में रहें, दूसरा लाइन में ना रहे, और बहुत ही स्लो, जिसको कहते हैं बूथ जैमिंग के माध्यम से वोट दें। और अगर तृणमूल के लोग हों तो उनको वहाँ से जैसे कहते हैं ना कि मार काट के भगा देना, तो डांट मार के भगा देना या मार काट के भगा देना। तो ऐसे में भी सेंट्रल फोर्सेस को एक पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल है, टिट फॉर टैट, जैसे तुमने कल किया था वैसे करेंगे। तो इस चीज को लेकर के ममता जो है वो नर्वस है। और ये तो हुआ कि शी इज नर्वस विथ हर डिफीट, लेकिन शी इज श्योर अबाउट हर एग्जिट। अब आप कहेंगे कि कोई एग्जिट क्यों लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाहता। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पका हुआ जो फल होता है, पके हुए से मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूँ, तुलना के लिए कह रहा हूँ। पका हुआ फल कई बार सड़ भी जाता है। तो जो पका और सड़ा हुआ फल होता है, कोई पत्थर मारे या ना मारे, कोई आंधी तूफान आए या ना आए, वो नीचे स्वतः गिर जाता है। तो ममता कभी नहीं चाहेगी कि वो एग्जिट ले। जैसे कोई नहीं चाहता है कि सत्ता का जो सुख है वो छोड़ दे, वैसे ही ममता भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसका प्रारब्ध और उसके जो अपनी कारस्तानियां हैं, उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक, एक भयानक, एक आतंकित करने वाला प्रारब्ध बन करके लगभग पक चुका है, और उसे एग्जिट लेना पड़ेगा इन आइदर केस, वेदर शी विंस और गेट्स हर वर्स्ट डिफीट। दोनों अर्थों में ममता का खेल खत्म है। वो कहती रही ना कि खेला होबे खेला होबे, तो ममता का खेला तय है। शी इज गोइंग टू टेक और मेक हर एग्जिट। अभी हम वेस्ट बंगाल में, चूंकि 23 तारीख को अगला इलेक्शन होने वाला है, इस बीच में और भी बातें मैं करूंगा। लेकिन आज जो मेरा एक जो टेलीफोनिक सर्वे रहा है और फिर जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, उसके आधार पर मैंने अपनी बातें कही हैं, और आगे भी हम करते रहेंगे। आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।